आर्च बिशप आज़ालोम परिसर के अंदर एक फव्वारे के पास खड़े थे। उनके साथ कुछ अनुयायी भी पीछे खड़े हुए थे। तो आखेटकों का भावी सरदार अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं है। फव्वारे के अंदर तैर रही मछलियों को पकड़ने को वो हाथ बढ़ाते हैं। एक सुंदर लाल मछली उनके हाथ में आ जाती है, जिसे वो बाहर खींच लेते हैं। मछली बाहर आकर उनके हाथों में तड़पने लगती है। उस मछली को तड़पता हुआ देखकर वो आगे बोलते हैं, तो उसे सुविधाएं चाहिए, लग्जरी चाहिए, दुनिया भर के ऐशो आराम चाहिए। कुछ देर तक वो उस मछली का तड़पना देखते हैं। अब धीरे धीरे मछली की सांस बंद होने लगी और उसका तड़पना भी शांत पड़ने लगा। ठीक है, उसे ये सब मिलेगा, उसे ये सब मिलना ही चाहिए। संपर्क करो उससे। इतना कहकर वो मछली को वापस पानी में छोड़ देते हैं। मछली के जिस्म में जैसे उसकी जान वापस आ जाती है और वो तेजी से तैरते हुए दूर जाने लगती है। उधर हवेली में अवंतिका के फ्रेंड्स प्लान बना रहे होते हैं। यार, घाटी तो हम घूम आए लेकिन मजा नहीं आया। सही कह रही हो, झील में बोटिंग करके मजा तो आया लेकिन रश बहुत था, अंकित कहता है और फिर वो देव की तरफ मुड़ता है और बोलता है, यार कुछ एडवेंचरस करते हैं ना। मेरी तरह कर लो कुछ एडवेंचरस। एक तरफ सोफे पर कंबल ओढ़े हुए अवंतिका ने कहा। वो चेहरे से काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसके साथ उसकी बहनें खड़ी थी। बुखार लेकर बैठ जाओ पहाड़ों पर, इससे ज्यादा एडवेंचरस और क्या हो सकता है कि तुम्हारा शरीर खुद ही जल रहा हो। हाँ। व्यंग करते हुए वो बोली, अरे यार, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है कि तुझे बुखार आ गया। वैसे डॉक्टर अंकल ने कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। जूही ने कहा, यार अगर भीड़ भाड़ से भरे हिल स्टेशन ही जाना था तो हम लोग कहीं भी जा सकते थे। यहाँ अवंतिका के पास थोड़ा एडवेंचरस छुट्टियां मनाने आए हैं। अनुज ने कहा। वैसे मैं कुछ सलाह दूं? माया ने धीरे से कहा। अवंतिका और बाकी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अवंतिका बोल उठी, हाँ माया, तुम तो यहाँ के गांव में पली बड़ी हो। तुम्हें तो इस क्षेत्र के काफी ऐसे इलाके पता होंगे जो बहुत सुंदर हैं और जहाँ घूमने में मजा आ जाए। हवेली के पीछे बाग के बाद जो पहाड़ शुरू होते हैं ना, उनके साथ साथ आगे बढ़े तो पहाड़ी नदी पड़ती है जो नीचे मैदानों में बहती है। हम थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाएं तो वहाँ कई छोटे छोटे झरने हैं। आप लोग वहाँ क्यों नहीं एक बार ट्राई करते? वाओ, स्प्रिंग्स! लेकिन वहाँ भीड़ तो नहीं होती? भीड़? ज्यादातर लोगों को तो उसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वहां तक जाने का सबसे आसान रास्ता इसी तरफ से है और ये पूरी प्रॉपर्टी राजा साहब की है। तो तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है? ऋतु ने सवाल किया। क्योंकि वहां नदी के साथ साथ चढ़ाई करके भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। हम तो बचपन से वहां जाते थे। अब हमारे पास मनोरंजन का कोई और साधन तो होता नहीं था, तो हम इसी तरह नई नई जगहें खोजते फिरते थे। माया ने उत्तर दिया। लेकिन इस मौसम में जब बर्फबारी कभी भी हो सकती है तो नदी के साथ चढ़कर भी नहीं जा सकता वहां पर। एकमात्र रास्ता हवेली के पीछे से ही है। ओके, तो ये रहा कल का प्लान। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग उस जगह की तरफ निकल लेंगे। हे माया, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि तुम ही तो हो हमारी गाइड। देव ने प्लान बनाते हुए माया से कहा। सभी ने सहमति जताई। तब तो ये डन रहा। देव ने प्लान को फाइनल किया। फिर शाम के चाय नाश्ता का दौर चलने लगा। इधर माया बड़े गौर से सुखविंदर उर्फ बल्ले को देख रही थी, मानो वो उसे एग्जामिन कर रही हो। बल्ले की भी नजर माया से टकराई और माया ने एक मीठी मुस्कान से उसकी नजरों का स्वागत किया। बल्ले भी उसे देखकर मुस्कुराया और फिर अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया। हवेली से आने के बाद इंद्रजीत नीचे गांव में राजा पृथ्वीराज के कैबिन में ही रुका हुआ था। हालांकि उसे अपने घर जाना था, लेकिन ना जाने क्यों उसे अंदेशा था कि कोई न कोई उससे मिलने आएगा, और उसका अंदेशा गलत नहीं था। दरवाजे पर दस्तक हुई। इंद्रजीत ने लपक कर दरवाजे को खोला तो वहां कोई नहीं खड़ा था। उसने नीचे देखा तो जमीन पर एक कागज पड़ा था। दाएं बाएं देखते हुए उसने वो कागज उठा लिया। उस कागज पर लिखा था, झील के पास बोटिंग प्लेस 2 बजे। इंद्रजीत ने समय देखा, अभी 12 बज रहे थे। इंद्रजीत ने बाइक बोटिंग प्लेस के बाहर ही रोक ली।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि कागज पर बस इस जगह के बारे में लिखा था, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में नहीं। अभी 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे। कुछ सोचता हुआ वो बाइक से बोटिंग प्लेस के दूसरे छोर की ओर चल पड़ा। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। ये एक अनजान नंबर था। हेलो, बोटिंग प्लेस के आगे कैफे के कॉर्नर वाली सीट। फोन पर एक मोहक जनाना आवाज उभरी। इंद्रजीत कुछ बोलता उससे पहले ही कॉल कट किया जा चुका था। लोकेशन के पास पहुंचकर उसने बाइक बाहर ही खड़ी कर दी और झील के पास बने कैफे के परिसर में अपने ओपन एयर सिटिंग प्लेसमेंट की ओर बढ़ने लगा। इस समय वहां एकदम सन्नाटा पसरा था। थोड़ी दूर दूर पर कपल बैठे हुए थे, जिनका ध्यान खाने पीने से ज्यादा एक दूसरे में था। कैफे व उसके साथ जुड़े फास्ट फूड की दुकानों में जरूर थोड़ी भीड़ थी। नॉर्मली सैलानी यहाँ से खाने पीने की चीजें लेते और झील के साथ बने प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए खाते या जमीन पर बैठ जाते। झील व इन प्लेटफॉर्म के बीच काफी दूरी थी और ये व्यवस्था राजा पृथ्वीराज ने की थी ताकि सैलानियों के कारण झील प्रदूषित न होने पाए। इंद्रजीत कुछ देर यूं ही खड़ा रहा और फिर सबसे किनारे की मेज की तरफ बढ़ गया। 2 बज चुके थे। तभी उसे गेट से एक महिला भीतर आती दिखाई दी। ये वही महिला थी जो इससे पहले बबलू और रोहित को मिल चुकी थी। वो देसीय ही थी, लेकिन रंग अंग्रेजों जैसा गोरा था। वो उसकी ओर ही बढ़ी। हेलो मिस्टर इंद्रजीत, उम्मीद है मैंने आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए इंद्रजीत ने उसे बैठने का इशारा किया। इंद्रजीत उसे गौर से देखने लगा। उसने क्रीम कलर का सूट पहन रखा था जिस पर सामने की ओर गहरी कढ़ाई का काम था। सूट काफी हल्का था। इनरवेयर की पट्टियां साफ नजर आ रही थी। सामने कढ़ाई ना होती तो शायद वक्ष स्थल भी साफ विजिबल होते। सूट गहरे नेक का था जिस पे उसने फॉर्मेलिटी में दुपट्टा लिया हुआ था, जिससे उसकी गहरी घाटियां एकदम से आंखों के सामने थीं। धूप में तेजी थी जिस कारण उसने स्वेटर को हाथों में लिया हुआ था और आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। दिखने से ही वो सेड्यूसर लग रही थी। अगर कैफे में इस समय भीड़ होती तो लगभग सभी की आंखें उसे ही देख रही होती। मैंने सुना है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यू लाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसने चश्मे को उतारते हुए कहा। उसकी आंखें लाल भूरी थीं। और मैं आपसे आपके सोर्स के बारे में नहीं पूछूंगा, मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने जवाब दिया। जवाब में वो महिला भी मुस्कुरा दी। आप तो मेरा नाम जानती हैं, लेकिन शायद मैं आपका नाम भूल रहा हूं, इंद्रजीत ने उससे कहा। ओह आई एम सॉरी, मेरा नाम सोफिया है, कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इंद्रजीत ने उससे हाथ मिलाया और उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी मुलायम कंबल का स्पर्श किया हो। आपने मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं दिया, सोफिया ने इंद्रजीत से फिर पूछा। अगर आपको ये पता है कि मैं आपकी संस्था ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आपको जिससे भी ये पता चला उसने आपको ये भी बताया होगा कि मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं, इंद्रजीत ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, लेकिन एक कर्टसी तो होती ही है ना किसी मीटिंग की, मुस्कुराते हुए सोफिया ने कहा। जवाब में इंद्रजीत ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमें आपके हमारी संस्था से जुड़ने के कारण का पता है, लेकिन हम इस बात पर कैसे यकीन कर लें कि आप संस्था के लिए ईमानदार बने रहेंगे? इंद्रजीत ने अपने आप को सीट पर एडजस्ट किया और आगे झुककर बोला। ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है मिस सोफिया। जब तक हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे, हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। अब सीट पर पीछे की ओर फैल कर बैठते हुए इंद्रजीत ने आगे कहा। और अगर आपकी संस्था में जुड़ने का एक कारण आप भी हो जाएं, तब तो कोई बेवकूफी आपकी संस्था से अलग होना चाहेगा। ये जवाब सुन सोफिया के चेहरे पर एक मादक हंसी आ गई। तो डील फाइनल करने के लिए कहाँ चलना है? हाँ, शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए इंद्रजीत ने कहा। जवाब में सोफिया इठलाते हुए उठी और एग्जिट की ओर चल दी। इंद्रजीत भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सामने एक काले रंग की कॉम्पैक्ट एसयूवी खड़ी थी। वो दोनों उसमें जाके बैठ गए और सोफिया ने शीशों को चढ़ा दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने अपनी गाड़ी कैफे से आगे ले जाकर जंगल में जाने वाले रास्ते के किनारे खड़ी कर दी थी।
उनकी डील शुरू होने वाली थी। दूर पेड़ के झुरमुट में खड़े दोस्त आए उन दोनों को ही देख रहे थे।